हेलो पायनियर्स, वेलकम टू पाई ब्लॉक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाई नेटवर्क के वाइट पेपर मार्च 2019 में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो एक तरह की टाइम मशीन है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें मार्च 2019 में वापस ले जाता है, जब क्रिप्टो का मतलब ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ बिटकॉइन था, लेकिन उसकी जो परेशानियां थीं वो भी साफ साफ दिखने लगी थीं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क के ओरिजिनल व्हाइट पेपर की। हाँ, और ये दस्तावेज इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि ये उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है जो उस वक्त कई लोगों के मन में था। क्या सवाल? कि क्या क्रिप्टो करेंसी सिर्फ कुछ टेक एक्सपर्ट्स और अमीर निवेशकों के लिए ही है, या इसे सच में आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इस वाइट पेपर की मदद से ये समझेंगे कि पाई के फाउंडर्स ने बिटकॉइन और जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या कमियां देखी, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने का सपना क्यों देखा जो हमारे मोबाइल फोन पे चल सके। ये सिर्फ एक और कॉइन बनाने की बात नहीं थी। एग्जैक्टली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर पाई को बनाया गया। यानी समस्या क्या थी? व्हाइट पेपर सिर्फ बिटकॉइन की आलोचना नहीं करता, ये तो पारंपरिक बैंकों और पेमेंट सिस्टम पर भी उंगली उठाता है। हाँ, और वो समस्या को दो हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा है हमारा पुराना फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे बैंक्स, पेपैल। हाँ वही सब। व्हाइट पेपर के मुताबिक ये सिस्टम बिचौलियों से भरा हुआ है। ये बिचौलिए लेन देन को संभव तो बनाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा वैल्यू और ताकत अपने पास रख लेते हैं। अच्छा। इसे वो अनफेयर वैल्यू कैप्चर कहते हैं। मतलब पैसा तो हम सब मिलकर बना रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा बैंकों की जेब में जा रहा है। ऊपर से फीस भी बहुत लेते हैं। बहुत ज्यादा। और ये भी तय कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। यानी पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और फिर 2009 में आता है बिटकॉइन, जो इस पूरे सिस्टम को चुनौती देता है। बिल्कुल। बिटकॉइन एक क्रांति थी। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में कोई भी दो लोग बिना किसी बैंक या सरकार की इजाजत के एक दूसरे को पैसे भेज सकते थे। हाँ, सुरक्षित तरीके से वैल्यू भेज सकते थे। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था। इसने वित्तीय आजादी का एक ऐसा दरवाजा खोला जो पहले था ही नहीं। लेकिन व्हाइट पेपर कहता है कि जिस बिटकॉइन को विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मसीहा माना जा रहा था, वो खुद धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन का शिकार हो गया। हाँ, और यही पाई के जन्म का सबसे बड़ा कारण है। बिटकॉइन का जो वो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर्स मुश्किल पहेलियां सुलझाकर नए कॉइन बनाते हैं, वो समय के साथ एक हथियारों की दौड़ जैसा बन गया। अच्छा। पहले कोई भी अपने लैपटॉप पर माइनिंग कर सकता था, लेकिन फिर आई खास चिप्स जिन्हें A6 कहते हैं, और फिर बने विशाल सर्वर फार्म। और ये इतने महंगे थे, इतने महंगे और इतनी बिजली खाने वाले थे कि आम इंसान इस दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गया। व्हाइट पेपर में एक आंकड़ा भी दिया गया है जो इस असमानता का दिखाता है। उसमें लिखा है कि सभी बिटकॉइन का 87% अब नेटवर्क के 1% लोगों के पास है। हाँ, अब ये 2019 का आंकड़ा है, लेकिन ये उस वक्त की सोच को दर्शाता है कि बिटकॉइन का धन और शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट गई थी। सही बात है। नतीजा ये हुआ कि बिटकॉइन जो सबके लिए बना था, उसमें शामिल होना आम लोगों के लिए बहुत महंगा और बहुत मुश्किल हो गया। तो पाई के फाउंडर्स ने कहा, ठीक है, रास्ता तो दिखाया लेकिन मंजिल गलत पकड़ ली। बिल्कुल। हमें एक नया रास्ता बनाना होगा। और यहीं पर पाई का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद आइडिया सामने आता है, मोबाइल फोन पर माइनिंग। ये सुनने में ही असंभव लगता है। बिटकॉइन माइनिंग में तो पूरे देश जितनी बिजली खर्च होती है, तो एक छोटा सा फोन ही कैसे कर सकता है? इसका जवाब यह है कि पाई असल में माइनिंग कर ही नहीं रहा है, कम से कम बिटकॉइन वाले अर्थ में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर क्या कर रहा है? उन्होंने बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क को पूरी तरह से छोड़ दिया। पूरी तरह से? हाँ, इसके बजाय उन्होंने एक अलग तकनीक अपनाई जो स्टेलर नाम की एक और क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है। इसे कहते हैं स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल या SCP। ओके, तो ये SCP ये काम कैसे करता है? अगर इसमें कंप्यूटर की ताकत की रेस नहीं है, तो नेटवर्क ये कैसे तय करता है कि कौन सा लेन देन सही है और कौन सा गलत? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए आप एक नए शहर में हैं और आपको एक भरोसेमंद मैकेनिक चाहिए। आप क्या करेंगे?
मैं शायद अपने उन 3-4 दोस्तों से पूछूंगी जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। बिल्कुल। और अगर उनमें से 2 लोग एक ही मैकेनिक का नाम लेते हैं तो आप उस पर भरोसा कर लेंगी। हाँ, कर लूंगी। पाई नेटवर्क बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हर सदस्य अपने भरोसे के 3 से 5 लोगों का एक सिक्योरिटी सर्कल बनाता है। तो ये सिक्योरिटी सर्कल एक तरह से वही मेरे 3-4 भरोसेमंद दोस्तों का ग्रुप है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बस इसे डिजिटल लेवल पे सोचिए। जब आप कोई लेन देन करती हैं तो वो आपके सर्कल के सदस्यों से पूछा जाता है। आपके सर्कल के सदस्य अपने सर्कल से पूछते हैं। तो ये एक चेन बन जाती है। हाँ, धीरे धीरे इन छोटे छोटे सर्कल से भरोसे का एक विशाल मकड़ जाल बन जाता है, जिसे व्हाइट पेपर ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ कहता है। कोई भी लेन देन तभी मान्य होता है जब इस भरोसे के जाल में आम सहमति बन जाती है। वाह! तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग पावर की रेस को खत्म करके भरोसे की एक सामाजिक रेस शुरू की जाए। यही तो बात है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। ये एक तकनीकी समस्या का सामाजिक समाधान है। आपने बिल्कुल सही समझा। यहां भरोसे की करेंसी कंप्यूटिंग पावर नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ते हैं। और क्योंकि इसमें कोई जटिल गणितीय पहेलियां नहीं सुलझानी पड़ती, तो बिजली की खपत भी नहीं होती। लगभग शून्य। और इसीलिए इसे मोबाइल फोन पर चलाना संभव हो जाता है। तो ये भरोसे का सिस्टम तो समझ आया, लेकिन इसमें एक आम इंसान का क्या रोल होगा? क्या मुझे भी कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा सिर्फ पाई कमाने के लिए? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। व्हाइट पेपर कहता है कि आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने योगदान को कई स्तरों पर बांटा है। अच्छा। और इसके लिए 4 अलग अलग भूमिकाएं बनाई हैं। और हर भूमिका के लिए आपको इनाम में नए पाई मिलते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आसान भूमिका क्या है? सबसे पहली भूमिका है पायनियर। ये कोई भी हो सकता है जिसके पास स्मार्टफोन हो। तो करना क्या होता है? एक पायनियर को बस दिन में एक बार ऐप खोलकर एक बटन दबाना होता है, ये साबित करने के लिए कि मैं एक इंसान हूं, रोबोट नहीं। बस इतना ही? हाँ, ये छोटा सा काम नेटवर्क को सक्रिय और प्रामाणिक बनाए रखने में मदद करता है। ये तो बहुत आसान है। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूटर। इसका काम क्या है? एक बार जब आप कुछ दिनों तक पायनियर रहती हैं तो आप कंट्रीब्यूटर बन सकती हैं। और कंट्रीब्यूटर का काम वही है जिसकी हमने अभी बात की, अपना सिक्योरिटी सर्कल बनाना। मतलब वो 3 से 5 भरोसेमंद लोग चुनना। बिल्कुल। आप उन लोगों को चुनती हैं जिन पर आप नेटवर्क में भरोसा करती हैं। ऐसा करके आप सीधे उस ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ को बनाने में मदद कर रही हैं, जो पूरे नेटवर्क की सुरक्षा का आधार है। तो पहले आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, फिर आप भरोसे का जाल बुनने में मदद करती हैं। तीसरी भूमिका है एम्बेसडर। हाँ, ये तो नाम से ही साफ है। एम्बेसडर वो है जो नेटवर्क को बढ़ाता है। मतलब नए लोगों को जोड़ता है। सही। जब आप दूसरे लोगों को पाई नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं तो आप एक एम्बेसडर की भूमिका निभा रही होती हैं। नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही मजबूत और उपयोगी होगा, इसलिए इस भूमिका को भी पुरस्कृत किया जाता है। और आखिर में आती है सबसे तकनीकी भूमिका, नोड की। सही है। नोड वो उपयोगकर्ता है जो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे पाई का कोर सॉफ्टवेयर चलाता है। ये वो लोग हैं जो असल में एससीपी एल्गोरिदम को चलाते हैं और कंट्रीब्यूटर्स द्वारा बनाए गए ट्रस्ट ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेन देन को मान्य करने के लिए ये नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल हर तरह के योगदान को महत्व देता है, चाहे वो सिर्फ रोज ऐप खोलना हो या फिर उसे तकनीकी रूप से चलाना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो लोग योगदान दे रहे हैं और उन्हें पाई मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, किसी भी चीज का मूल्य उसकी कमी या दुर्लभता से आता है। हाँ, सही सवाल है। बिटकॉइन की कीमत इसलिए है क्योंकि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं। पाई, जो हर नए सदस्य के लिए बनाया जा रहा है, वो दुर्लभता और मूल्य कैसे बनाएगा? ये एक शानदार सवाल है और ये पाई के आर्थिक मॉडल के दिल में है। व्हाइट पेपर ये मानता है कि बिटकॉइन की निश्चित आपूर्ति ने उसे डिजिटल गोल्ड तो बना दिया, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। क्या? लोग उसे खर्च करने की बजाय जमा करने लगे, जिससे वो रोजमर्रा के लेन देन की मुद्रा नहीं बन पाया और इसका वितरण भी बहुत असमान हो गया। तो पाई का मॉडल से अलग कैसे है? क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? इसकी लिमिट है, लेकिन वो बिटकॉइन की तरह पहले से तय नहीं है। व्हाइट पेपर के मुताबिक पाई की कुल आपूर्ति नेटवर्क में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से जुड़ी है। अच्छा, हर व्यक्ति जो नेटवर्क से जुड़ता है, कम से कम पहले 100 मिलियन सदस्यों तक उसके लिए पाई की एक निश्चित मात्रा बनाई जाती है। ये कुल आपूर्ति 3 हिस्सों में बंटती है, M, R और D, माइनिंग, रेफरल और डेवलपर रिवॉर्ड्स।
1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा पाई सप्लाई में आएगी। क्या इससे मतलब अनियंत्रित इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा और जायज क्रिटिक है। व्हाइट पेपर इसका जवाब एक और मैकेनिज्म से देता है, हॉर्विंग। हॉर्विंग जैसे बिटकॉइन में होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे जैसे नेटवर्क एक निश्चित आकार तक पहुंचता है, जैसे 1 लाख सदस्य, 10 लाख, 1 करोड़, नए पाई बनाने की दर आधी हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब शुरुआती सदस्यों को ज्यादा पाई मिलते हैं। बिल्कुल। और बाद में आने वालों को कम। इसके पीछे क्या तर्क है? ये तो नए लोगों के लिए थोड़ा नाइंसाफी नहीं है? व्हाइट पेपर इसकी तुलना दुनिया के पहले टेलीफोन से करता है। टेलीफोन से? हाँ, जब सिर्फ 2 टेलीफोन थे तो उनकी उपयोगिता बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़े, हर एक टेलीफोन की कीमत और उपयोगिता बढ़ गई। सही बात है। पाई का तर्क है कि जो लोग नेटवर्क में जल्दी आए, जब वो छोटा और कम उपयोगी था, उन्होंने ज्यादा जोखिम उठाया, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और ये दुर्लभता भी पैदा करता है, क्योंकि समय के साथ नए पाई कमाना मुश्किल होता जाता है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक डिजिटल सिक्का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का विजन है। व्हाइट पेपर में पाई स्टैक इस आइडिया पर आधारित है कि पाई सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये उन चीजों को अनलॉक करने के बारे में है जिनका हम आज सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जैसे हमारा ध्यान और हमारा भरोसा। अच्छा, स्टैक की सबसे निचली परत तो वही है जिसकी हमने बात की, पाई का लेजर और शेयर ट्रस्ट ग्राफ। लेकिन इसके ऊपर वो कई एप्लीकेशंस बनाने की बात करते हैं। जैसे कि? सबसे मजेदार क्या लगा आपको? मेरे लिए सबसे मजेदार था पाई का अटेंशन मार्केटप्लेस का आइडिया। अटेंशन मार्केटप्लेस? हाँ। सोचिए, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां कोई कंटेंट क्रिएटर अपने फॉलोअर्स का ध्यान खींचने के लिए पाई खर्च कर सकता है। या इससे भी क्रांतिकारी ये है कि कंपनियां आपको विज्ञापन देखने के लिए सीधे पाई में भुगतान करे, बजाय इसके कि वो फेसबुक या गूगल को पैसा दे। ये मौजूदा विज्ञापन मॉडल को पूरी तरह से पलट सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह से लोगों के ध्यान को बिकाऊ नहीं बना रहा? क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता, जहां सबसे ज्यादा पाई वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा ध्यान खरीद ले? निश्चित रूप से। ये एक नैतिक सवाल है जिसे व्हाइट पेपर सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता, लेकिन ये उस समय के वेब3 के सपनों को दर्शाता है, जहां उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और ध्यान का नियंत्रण वापस देने की बात हो रही थी। सही है। इसी तरह की सोच हम ब्रेव ब्राउजर और उसके बेसिक अटेंशन टोकन में भी देखते हैं। इसके अलावा बार्टर मार्केटप्लेस और डैप स्टोर का भी जिक्र है। हाँ, बार्टर मार्केटप्लेस एक पीयर टू पीयर बाजार की तरह है। आप अपना वर्चुअल स्टोर फ्रंट खोल सकते हैं और अपनी कोई स्केल या सामान बेच सकते हैं। मतलब पाई के बदले में? हाँ, पाई के बदले में। और डैप स्टोर डेवलपर्स को इस पूरे बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों उपयोगकर्ताओं के ऊपर अपने एप्स बनाने की अनुमति देगा। तो विजन बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल होता है, नियम कौन बनाएगा? हाँ। मतलब गवर्नेंस का क्या मॉडल था? 2019 के व्हाइट पेपर में इसके लिए एक 2 चरण की योजना थी। पहले चरण में जब तक नेटवर्क 5 मिलियन सदस्यों तक नहीं पहुंच जाता, एक अस्थायी मॉडल होगा जिसमें कोर टीम फैसले लेगी। हाँ, समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर। ये एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स की तरह था। और 5 मिलियन के बाद? योजना तो यही थी कि 5 मिलियन सदस्यों के बाद एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्चा करके एक स्थायी संविधान बनाते। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी था। बहुत। व्हाइट पेपर में लिक्विड डेमोक्रेसी जैसे दिलचस्प विचारों का भी जिक्र है। और इन सब को हकीकत में बदलने के लिए 2019 में उनका रोड मैप कैसा दिखता था? रोड मैप 3 चरणों में था। चरण 1 बीटा। ये वो चरण था जब व्हाइट पेपर लिखा गया था। इसका पूरा ध्यान था ऐप को डिजाइन करना, उसे लोगों तक पहुंचाना और उस ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ की नींव रखना। ओके। फिर चरण 2 टेस्टनेट। इसमें नोड सॉफ्टवेयर को लाइव करना था और नेटवर्क का परीक्षण करना था बिना असली पैसे के। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। बिल्कुल। और फिर आता चरण 3 मेन नेट। ये आखिरी मंजिल थी, एक पूरी तरह से लाइव विकेंद्रीकृत नेटवर्क का लॉन्च, जहां पाई को एक्सचेंजों से जोड़ा जा सकता था। हाँ, और उसकी एक वास्तविक बाजार कीमत तय हो सकती थी। तो अगर हम 2019 के इस दस्तावेज को संक्षेप में देखें, तो ये बिटकॉइन की केंद्रीकरण और ऊर्जा की खपत जैसी समस्याओं का एक सामाजिक और मोबाइल केंद्रित समाधान पेश करता है। सही कहा। ये सिर्फ एक और डिजिटल सिक्के से कहीं बढ़कर भरोसे और ध्यान पर आधारित एक संपूर्ण पीयर टू पीयर इकोसिस्टम बनाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। हाँ,
ये एक ऐसा विजन था जो तकनीक से ज्यादा इंसान पर केंद्रित था। ये इस विश्वास पर आधारित था कि अगर आप करोड़ों लोगों को एक नेटवर्क पर एक साथ ला सकते हैं तो आप एक नई तरह की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। मुझे ये बात बहुत आकर्षक लगती है आज की क्रिप्टो दुनिया में, जहां सब कुछ गुमनाम और ट्रस्टलेस होने की बात करता है। वहीं पाई कह रहा था कि नहीं, असली पहचान और भरोसा ही करेंसी की नींव है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या? ये पूरा मॉडल इस एक परिकल्पना पर टिका है कि आप किसी मुद्रा का वास्तविक बाजार मूल्य होने से पहले एक विशाल और सक्रिय उपयोगकर्ता आधार बना सकते हैं। हाँ, सही बात है। व्हाइट पेपर एक आकर्षक विजन प्रस्तुत करता है कि उस भरोसे और ध्यान की नींव पर क्या बनाया जा सकता है। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है, डिजिटल दुनिया में एक विकेंद्रीकृत मानव नेटवर्क का असली मूल्य क्या है? क्या वो मूल्य सिर्फ अटकलों और बाजार की कीमतों से आता है, या वो उस नेटवर्क की सामूहिक शक्ति और उपयोगिता में निहित है, भले ही उसे डॉलर में मापा ना जा सके? यही वो सामाजिक प्रयोग है जिसे पाई ने 2019 में शुरू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। धन्यवाद।